ऐसी बात करते थे, एक एक बिहारी 100 बीमारी की बात करते थे। तो वो चीज़ जो उत्तर भारतीय लोग जो उनके साथ नाराज़ हैं, मुझे लगता है कि ये जो पोलराइज़ेशन हुई है, इसका इफ़ेक्ट जो है उसपे बीजेपी जो है उसको फ़ायदा हो जाएगा, और जो उद्धव ठाकरे हैं, जहाँ हम बात करें कि शिवसेना है, हुँ, उसके ऊपर इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट जाएगा। और क्योंकि बंधुओं की बात करें, राज ठाकरे की बात करें, तो चाहे वो जितना भी ज़ोर लगा लें, पर क्योंकि फर्नांडिस जो है वहाँ पे अपना पूरे महाराष्ट्र की बात करें कि उनको जो एक तो वो मराठी हैं, दूसरा वो अपने आप को हिंदू बोलते हैं, तो मराठी मानस तो हैं ही हैं, हिंदू भाषी जो लोग हैं उनके ऊपर भी उनका अच्छा प्रभाव है। हुँ, और क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो यूपी से हैं, जो महाराष्ट्र में रहते हैं, और बिहार से हैं, और रिसेंटली आपको पता है कि बिहार में भी भाजपा जीती है, हुँ। और यूपी में भी उनका अच्छा जो है सरकार चल रही है। तो क्योंकि वो लोग आते जाते रहते हैं, उनको पता है कि भाजपा जो है उनकी सरकार है यूपी बिहार में या उत्तर भारतीय बहुत सारी स्टेट्स में। महाराष्ट्र में और मुंबई में वो ही देखने मिल रहा है। मैम, जिस तरीके से कल उद्धव ठाकरे ने इंक को लेकर प्रश्न किया था और आज उसका जो परिणाम में जब तब्दीली आप देखती हैं, तो पूरा मुद्दा है उसको कैसे आप पॉलिटिकल देखती उद्धव ठाकरे जी को अपना स्क्रिप्ट राइटर बदलना चाहिए, क्योंकि 2 घंटे में वो यही बोलते रहते हैं कि देखिए इंक, देखिए ईवीएम्स, देखिए इलेक्शन कमीशन, देखिए नोटों का दुरुपयोग। अरे कोई और बहाना निकालिए। ये समझ लीजिए कि हार जीत प्रजातंत्र में जनता तय करती है और जो जीता वही सिकंदर। और शायद ये संदेश है कि जो लोग ऑन ग्राउंड काम करते हैं तो उनको मौका मिलता है, जो लोग घर से काम करते हैं उनको स्टे एट होम, वर्क फ्रॉम होम का संदेश जनता ने दिया है। जैसे आपने बताया कि एकनाथ शिंदे जी की सत्ता आने वाली है, तो लंबे समय से शिवसेना की जो यहाँ पर सत्ता रही है, अगर वो जा रही है तो क्या कहेंगे आप? देखिए 25 साल में कुछ काम नहीं हुआ है मुंबई में। एक खड्डे मुक्त मुंबई को लेके हमारे नेता एकनाथ जी शिंदे ने फेज 1 फेज 2 में 400 किलोमीटर खत्म किया है, जहां यूटिलिटी डक्ट्स है, यूटिलिटी टनल्स है। वहां उन्होंने 26 कॉन्ट्रैक्टर्स को जेल भेजा। शासन प्रशासन का भ्रष्टाचार हम सब जानते हैं, तो मैं वो स्पर्धा में नहीं जाऊंगी। एक स्विच ट्रीटमेंट प्लांट आप नहीं दे सकते हैं जब आपका बजट 74,000 करोड़ है। हमने 7 स्विच ट्रीटमेंट प्लांट्स, और वो भी टाइम बाउंड। जब आप डेवलपमेंट की बात करें तो 5,000 इलेक्ट्रिक बसेस, 435 किलोमीटर का मेट्रो, अपरंपार काम, और पर्यावरण को लेकर 17,000 करोड़ का पैकेज। ये सोच विचार है, तब आप आगे बढ़ सकते हैं। जिस तरीके से एक आखिरी सवाल है, जिस तरीके से अभी उद्धव ठाकरे जी और राज ठाकरे जी दोनों लोग एक साथ हैं, तो राजनीतिक भविष्य क्या देखते हैं? उनका भविष्य यही है, वर्क फ्रॉम होम, स्टे एट होम। जो लोग राजनीति घर से करते हैं और सोचते हैं कि सरनेम के आधार पे वोट मिलता है, ये है समय पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस का, और जनता ने उनको नकारा है। अफसोस की बात ये है कि जब आप समझे और ऑन ग्राउंड काम करें तब आप आगे बढ़ सकते हैं। हमारे नेता एकनाथ जी शिंदे ने सिर्फ ये ठान लिया कि ही इज डेडिकेटेड टू द कॉमन मैन, और आम जनता के लिए ऑन ग्राउंड काम किया है, इसलिए हमें ये प्यार मिला है, ये विश्वास जताया है। जो कह रही हैं कि जो जीता वही सिकंदर, क्योंकि हमने ग्राउंड पर काम किया है तो हमें वैसा परिणाम भी मिलेगा, लेकिन जो लोग घर से बाहर निकले नहीं, जनता ने भी उन्हें घर में बिठा दिया है, ये वो यहाँ पर दावा करती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हैं। अमनप्रीत जी अभी बता रही थी, वो अपना प्रेडिक्शन बता रही थी किस तरीके से, क्योंकि ठाकरे ब्रदर्स ने जो बयानबाजी की उसका नुकसान उन्हें हो सकता है। गैर मराठियों को लेकर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ, वो वोट बीजेपी की तरफ जा सकते हैं। राजलक्ष्मी जी, आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है? जी नमस्ते। और अभी रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन जो एग्जिट पोल्स बता रहे हैं वो करीब करीब वैसे ही है जैसे मैंने अनुमान लगाया था। क्योंकि देखिए ऐसा है कि अभी आपने देखा होगा कि अभी जो पिछले साल जो लोकसभा इलेक्शन हुए, हम्म। उसमें आपने देखा कि एक नैरेटिव था कि संविधान बदल देंगे वगैरह वगैरह, वो जो था हम्म। उसके चलते जो हुआ कि वो थोड़ा सा बैक सीट ले लिया था शायद भाजपा और जो शिंदे सेना ने। हम्म। लेकिन उन्होंने अपने आप को सुधार लिया। जैसे जैसे वो विधानसभा इलेक्शन आ गए, कुछ ही महीनों में आपने देखा कि पूरी जो पिक्चर थी वो पलट गई। हम्म। और अभी जो है ऐसा है कि देखिए जो जिस प्लान पे अभी उद्धव ठाकरे जी और राज ठाकरे जी कह रहे हैं कि मराठी अस्मिता, तो ये जो मराठी अस्मिता की वो बात कर रहे हैं, हम्म। मुझे लगता है ये तो उन्होंने बहुत पहले छोड़ दिया पीछे। क्योंकि उन्होंने उन सभी लोगों के साथ हाथ मिला लिया जिनके साथ उनके पिताश्री
जो हृदय सम्राट, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी ने जो कहा था कि हम कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे, जो उन्होंने जो जो बातें कही थी कि वो उन्होंने उसके पूरी उलट उलट कर दिया। अभी आप सोचिए कि जैसे लंदन में मेयर है एक खान जी, और अभी न्यूयॉर्क में एक मेयर है जोराम ममदानी जी। ममदानी। वैसे ही वैसे ही एक पालक मंत्री बना दिया था उद्धव ठाकरे जी ने, जिनका नाम था असलम शेख। तो वो ये ऐसे जो विषय है ना, ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि शिवसेना ऐसा कुछ कर सकती है। तो ये शिवसेना जो खुद को ओरिजिनल शिवसेना कहते हैं, वो तो टैग मुझे लगता है वो उन्होंने खुद ही मिटा दिया है। तो आज जो है वो जगह जगह जाके लोगों को कहते हैं कि अगर आपको मराठी में बात करनी नहीं आती तो वो लोगों को थप्पड़ मार देते हैं। तो ये तरीका नहीं होता है मराठी अस्मिता दिखाने का। देखिए देवेंद्र फडणवीस जी क्या करते हैं कि आपको मराठी अगर उसका जो है प्रचार अगर आपको करना है तो क्या करेंगे, उन्होंने अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पूरे देश भर में उन्होंने मराठी का जो है उन्होंने उसको प्रोत्साहन दिया है। वो मतलब वो उनका जो तरीका है वो अलग है, और वो बार बार डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। आप देखो कि म्युनिसिपल इलेक्शन में क्या है, सिविक इश्यूज होती है, रास्ते हैं, जो सीवेज ट्रीटमेंट है, या आपका वाटर लॉगिंग का क्या होगा, ये सब जो विषय है इसको पूरी तरीके से भाजपा और शिवसेना जो शिंदे गुट की शिवसेना है, वो उन्होंने उसको पूरी तरीके से उसको ही उसका उस पर फोकस किया। और उसके साथ साथ उन्होंने ये देखा कि सभी को साथ में ले जाते हैं और मराठी अस्मिता को भी साथ साथ लेकर ही जाएंगे। तो कहते हैं कि हमारा मेयर जो होगा वो मराठी होगा, हिंदू होगा, और ये सब जो बातें हैं, तो आप देखिए मराठी अस्मिता भी आ गई, उसमें डेवलपमेंट भी आ गया, सब चीजें आ गई। ठीक है तो महेश वर्मा जी भी हमारे साथ हैं। महेश जी, जो प्रेडिक्शन है वो तो आपके फेवर में जाती हुई नजर आ रही है, एग्जिट पोल जो बता रहे हैं, अगर ये सही होती हैं आज तो किस तरीके से आप इसको देखेंगे? बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस की लीडरशिप में वो करिश्मा कर दिखाया जो अभी तक नजर आ रहा है तस्वीर में, लेकिन क्या स्ट्रेटजी आपको लगता है इसके पीछे काम कर गई, और कौन कौन से फैक्टर्स को आप मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम पिछली बार 2024 में भी मुंबई में 36 विधानसभा में 22 विधानसभा में हमने जीत दर्ज की। तो ये स्वाभाविक था कि जो एक जनता का मूड है, ये जनता के जो एक मतदाता का जो एक रुझान है वो हमारी तरफ रहेगा, ये तो तय था। लेकिन सवाल ये है कि उसको हम और अच्छे से कैसे करें, इसके लिए हमारी जो तैयारी थी, जैसे अभी आपके एक हमारे प्रतिनिधि जो अमनप्रीत जी जो बता रही थी, तो उनका भी यही मानना था कि जिस प्रकार की हमारी तैयारी थी, जिस प्रकार का हमारा वहाँ सारा नेतृत्व, जो जितना भी हमारा शिखर नेतृत्व था, वो अपनी उपस्थिति से ये दर्ज करा रहा था कि हम इस चुनाव को जो है गंभीरता से लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ जो हमारे विपक्ष के मित्र थे, जिसमें उद्धव जी थे, राज ठाकरे थे, उन लोगों के आपस का एक कटुता लोगों को जग जाहिर था कि एक दूसरे के लिए किस तरह से अपने विचार प्रकट करते थे। लेकिन आज सत्ता के लालच में, सत्ता की बेरोजगारी ने इन दोनों को कहीं आपस में मिलाया, लोगों को कहीं समझ में आया कि ये क्यों मिल रहे हैं। तीसरी बात कि जो राजलक्ष्मी जी ने कही कि भाई एक सैद्धांतिक रूप से या कह लीजिए कि बौद्धिक रूप से जो एक पतन हुआ, जो उद्धव ठाकरे हो या जो राज ठाकरे हो, जो बाला साहब की एक लिगेसी थी, जो उन्होंने एक स्थापित किया शिवसेना को जिस उद्देश्य से, आज वो उद्देश्य से जब भटके तो उनके कार्यकर्ता भी जो है उनके साथ उस तरह से नहीं इस चुनाव में दिखाई दिए जिस तरह से वो अक्सर दिखाई देते थे। जो एक जोश होता था शिव सैनिकों का, वो कहीं दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। चौथी बात जो कि एक मुस्लिम फैक्टर था, जिसको AIM ओवैसी साहब जो है लगातार उसके ऊपर जो है अपने विषैले बोल से या कह लीजिए कि जहरीले सोच के साथ जो वो पहुंचते हैं, बताते हैं, कहते हैं, उसका दूर दूर तक इसलिए असर नहीं दिखाई दिया क्योंकि कहीं वर्तमान सरकार ने जो है ना विकास को लोगों से कनेक्ट किया। जो योजनाएं थी, जो कभी लोगों ने उसका आस्वादन नहीं किया था, लोगों ने सोचा भी नहीं था कि सरकार ऐसा काम कर सकती है। अब वो सरकार जब काम करना शुरू की तो लोगों को दिखाई दिया कि भाई ये तो काम मतलब सरकार जो है अच्छा कर रही है। तो उसका कहीं नतीजा इन पांचों चीजों को अगर कहीं आप इकट्ठा करके और इसको सुपर इम्पोज करेंगे
आज के इस नतीजों पे, तो इसका नतीजा यही निकलता है जो एग्जिट पोल में बताया जा रहा है कि भाई एनडीए सरकार जो है वहां पर क्यों बहुमत में आ रही है, ठीक है नासिर क्या हुसैन कारण जी, है? ठीक नहीं, नासिर हुसैन जी, क्योंकि आप लोगों ने भी लोकल मुद्दों पर ही फोकस रखा, आप लोग भटके नहीं और जो विकास वाले एजेंडे हैं उन्हीं मुद्दों को आपने उठाया, लेकिन 12 से 13 सीटों का ही अनुमान एग्जिट पोल बता रहे हैं। हालांकि ये प्रेडिक्शन है और अभी नतीजे आने बाकी हैं, लेकिन उतनी दमदार स्थिति में आप नजर नहीं आ रहे हैं। क्या चुनौतियां आपके लिए रही और क्या आप उम्मीद कर रहे हैं मैं नतीजे आएंगे उसके बाद? बिल्कुल बिल्कुल आपके सवालों का जवाब देता हूं। महेश जी और राजलक्ष्मी जी ने जो बात किया, जो बीजेपी की पैटर्न है उसी पे शायद राजलक्ष्मी जी भी चलना चाहती। उन्होंने कहा असलम शेख को पालक मंत्री क्यों बना दिया। अरे वही कॉमनल बातें आज भी लेकर बैठे हो, तो मैं समझ नहीं पाता हूँ क्या ये विकास की बात है। इनके मुंह से एक बार नहीं निकलता है राजलक्ष्मी जी के कि 25 साल से शिवसेना के साथ कौन सत्ता में बैठा था। भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई थी, वही बीएमसी चला रही थी। अगर महाराष्ट्र मुंबई के अंदर विकास के कामों को रोका गया, करप्शन हुआ, 75,000 करोड़ रुपया ये लोग खा गए, मीठी नदी की सफाई के नाम पे खा गए, कभी पार्किंग के नाम पे खा गए, कभी स्मार्ट सिटी के नाम पे खा गए, करप्शन चरम पे था, उसके लिए इनकी आवाज नहीं निकलती है। असलम शेख सुन लीजिए वंदना जी सुन लीजिए, राजलक्ष्मी जैसे लोगों का चेहरा पे से नकाब उतारना जरूरी है, जो अपने आप को राजनीतिक विश्लेषक बोलते हैं, और एक जो जनता से चुना हुआ प्रतिनिधि असलम शेख है, जिसको वहां की आवाम ने चुना है, उसके ऊपर ये टीका टिप्पणी कर आपने जो सवाल, आप मेरी आवाज को बंद क्यों करना चाह रही है? आप मेरी व्यक्तिगत नहीं, उन्होंने असलम शेख का व्यक्तिगत। अरे भैया ये बताओ ना आपके हार का कारण क्या है? अरे आपके हार का नासिर हुसैन जी, ठीक है, अब जो सवाल आपसे किया उस पर आ जाइए। महेश भाई आप राजलक्ष्मी जी के पीछे पड़ गए। आप मुझे बताइए ना असलम शेख की क्या ऐसी उपलब्धि है जो आप जस्टिफाई करोगे? तीन बार आप अपनी हार के कारण नहीं बता रहे हैं। कांग्रेस की आवाज को बंद नहीं कर सकते। नहीं, हम आपकी आवाज बंद करने के लिए नहीं है, जनता आवाज बंद कर रही है। अरे कोई जनता नहीं कर रही है, बोलती बंद कर रही है। आप वोटों से आप चोरी कर सकते हैं। सुन लीजिए, जनता के वोटों को आप चुराना चाहते हैं। किस तरह से आपने इलेक्शन लड़ा, पहले ही हार मान रहे हैं नासिर हुसैन साहब? हम हार नहीं मान रहे, कल से आवाज उठा रहे। किस तरह वोटों की मैनिपुलेशन यहाँ चालू है, किस तरह सीआई मिटाई जा रही है, कैसे फेक वोटर पकड़ाए जा रहे हैं, कैसे ईवीएम काम नहीं कर रहा है। आप कहाँ टिके विधानसभा चुनाव में? सुनिए ना सर, नहीं आप बीच में बोल नहीं, अगर आप विधानसभा चुनाव में आपने हर्षवर्धन जी, अगर आपने तय कर लिया है कि आप बीच में बोलते रहेंगे, तो फिर मैं आपके बीच में बोलता रहूंगा। ये तरीका सही नहीं। आप बीच में बोल रहे हैं। नासिर जी अपनी भी तो चुनौतियां आप बताइए ना, क्या रही, क्या परेशानी हुई? जो ये जो एग्जिट पोल है वो क्या बता रहे हैं, और आप पहले से ही सरेंडर कर रहे हैं सर? नहीं, कौन सिलेंडर कर रहा है? मैं इनके 25 साल की नाकामियां बता रहा हूँ। 25 साल ये दोनों सत्ता में थे। सिर्फ आप उद्धव ठाकरे पे निशाना साध के बचने की कोशिश मत करिए। अरे एग्जिट पोल सुनिए ना सर, एग्जिट पोल आप कुछ भी बनाओ, जनता का मैंडेट कैसा आएगा वो भी पता चलेगा। नासिर साहब सुनिए ना सर, सुनिए, आपने ये सारे मुद्दे आपने जनता के बीच में रखे। आज जनता के विवेक पर थोड़ा सा भरोसा कर लीजिए, अभी तो नतीजे आए भी नहीं।